वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज आप देखने वाले हैं एक साइंटिफिक थ्रिलर जिसमें एक फार्मास्यूटिकल कंपनी अपनी नई दवा को टेस्ट करने के लिए एक क्लिनिकल ट्रायल्स करती है। इसमें भाग लेने वालों को एक बड़ी रकम प्रॉमिस की जाती है। असल में इस ट्रायल के पार्टिसिपेंट्स का क्या हुआ, जानने के लिए देखते हैं मूवी टेल मी हाउ आई डाई। सुपर मूवीज की इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को दबाकर उसकी शोभा बढ़ा दीजिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप चलते हैं कहानी के अंदर। मूवी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाते हैं जो बहुत ही टेंस लगता है। उसके हाथ में एक ड्राइंग है जिससे वो बहुत देर देखता रहता है। फिर अपनी फैमिली को घर पर छोड़कर वो बाहर जाता है और अचानक ये खुद को खत्म कर लेता है। उसकी ड्राइंग पर लिखा है, तुम खुद मर जाओ वरना मैं उन्हें मार डालूंगा। यहाँ मूवी का टाइटल टेल मी हाउ आई डाई डाल के मूवी होती है शुरू। एक सेमिनार हॉल में हेलोरन नाम की फार्मास्यूटिकल कंपनी का ओनर, जिसका नाम डॉक्टर लेटन है, वो अपनी नई दवा के बारे में बता रहा होता है। इस दवा का नाम है A9913, जिसे लेने से आप अपनी पास्ट मेमोरीज को फिर से उसी तरह फील कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लव को ले लीजिए। उस वक्त आपको जो फील आई, जो खुशियां सेंस हुई, जो बातें सुनाई दी, वो सब दोबारा उसी तरह फील कर पाएंगे। अपनी किसी भी मेमोरी को आप इस तरह से एक्सेस कर पाएंगे। फिर वो अपने चीफ रिसर्चर से मिलता है जिसका नाम है जेरोम। वो बताता है कि इस दवा के साइड इफेक्ट्स पर हम रिसर्च कर रहे हैं। 2 हफ्तों के अंदर हम क्लिनिकल ट्रायल्स को शुरू कर देंगे। जेरोम के साथ एक और रिसर्चर काम करता है, लेकिन वो फिलहाल फोन नहीं उठा रहा है। अगले सीन में मूवी की हीरोइन अना अपने फ्रेंड से मिलती है जो बार में काम करता है। वो अना को हेलोरन कंपनी की क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में बताता है। तुम्हें सिर्फ उनकी दी हुई दवा को लेना है और हर वीकेंड $2000 मिलेंगे। अना को पैसों की सख्त जरूरत होती है और वो तुरंत मान भी जाती है। फिर उस लैब को दिखाते हैं जहाँ पर ये ट्रायल चल रहा है। ये सिटी के बाहर दूर दराज के पहाड़ पर बना हुआ है। अना की तरह वहाँ और भी कई कम उम्र के लोग आए होते हैं। अब जेरोम एक्सप्लेन करता है कि अगले 2-3 हफ्तों के लिए आपको इस दवा के छोटे डोजेस दिए जाएंगे। जब तक ट्रायल खत्म नहीं होता आपको हमारे इंस्ट्रक्शंस को मानना होगा। फिर सबके फोन्स और कार कीज सब कुछ ले लिया जाता है क्योंकि ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल टेस्टिंग है। और कार कीज इसीलिए ली जा रही है ताकि कोई ट्रायल के बीच में छोड़कर जा ना पाए। अब जेरोम का असिस्टेंट कार्टर उन्हें बिग बॉस के सेट की तरह दिखने वाली एक जगह पे ले जाकर कहता है, अब से हम जो कुछ देंगे वही तुम्हें खाना होगा और दूसरी कोई दवा या खाना खाने से आपकी हेल्थ को खतरा हो सकता है। इतनी शानदार फैसिलिटी को देखकर सभी मजे से सेटल हो जाते हैं। तब क्रिस्टी नाम की एक लड़की अना से खुद ही इंट्रोड्यूस हो जाती है। फिर उसे फर्स्ट डोज लेने के लिए बुलाते हैं। यहाँ रयान नाम का लड़का अना से कहता है, तुम इतनी नर्वस क्यों हो? डरो मत, ये क्लिनिकल ट्रायल बिल्कुल सेफ है, हमें कुछ नहीं होगा। मैं पहले भी ऐसे ट्रायल्स में भाग ले चुका हूँ। अब बाकी लोग भी फर्स्ट डोज के लिए जाते हैं। तभी डैन नाम का लड़का अना से बात करता है। यही मूवी का हीरो है। अना की बारी आती है तो उसकी टेंशन को देखकर जेरोम कहता है, ये सिर्फ तुम्हारे ब्रेन की मेमोरी को और स्ट्रांग बनाएगा, डरने की बात नहीं है। अना भी फर्स्ट डोज को ले लेती है। उसी रात एक क्लब जैसे माहौल में सभी खूब एंजॉय करते हैं और ये है मार्कस, जो जरा प्ले बॉय टाइप का है। वो अना को बिलार्ड्स खेलने के लिए बुलाता है, पर जब अना मना करती है तो डैन खेलने आता है। दोनों बहुत ही अच्छा खेल रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि मार्कस जीतेगा। वो अपना लास्ट शॉट खेलता है और हमें स्लो मोशन में दिखाते हैं कि उसने शॉट मिस कर दिया। मार्कस सर पर हाथ रख के चिल्लाता है, अरे मैं हार गया हूँ। ये कहकर वो मुड़ता है तो सभी चुपचाप उसको देख रहे होते हैं। टेबल पर वो दोनों बॉल्स वैसे के वैसे ही होते हैं जैसे कि मार्कस ने शॉट खेला ही नहीं हो। डैन हंसता है कि अरे पहले खेलो तो फिर पता चलेगा कि हारे हो कि जीते। मार्कस कहता है, अभी तो मैंने शॉट खेला था, तुम लोगों ने देखा नहीं क्या? सभी कहते हैं कि मजाक मत कर, अपना लास्ट शॉट को खेल। लेकिन मार्कस एकदम श्योर है कि उसने शॉट खेला था। अब वो एम करके स्ट्राइक करता है और जैसे उसने पहले देखा था बिल्कुल वैसे ही वो मिस कर देता है। दरअसल यही इस दवा का साइड इफेक्ट है। पास्ट की मेमोरी के बजाय उसे 5 मिनट बाद की घटना फील हुई है और जो उसने देखा वो बिल्कुल रियल हुआ। अब मार्कस घबरा जाता है। ठीक उसी वक्त कार्टर उसे जेरोम के पास लेके जाता है। मार्कस जेरोम को बताता है कि मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, मुझे अजीब सी स्मेल भी आ रही है और बड़ी घबराहट भी हो रही है। अब जेरोम बताता है कि तुम अपने ये एक्सपीरियंसेस किसी के साथ शेयर नहीं करोगे क्योंकि ये हमारे रूल्स के अगेंस्ट है। ये बस टेम्पररी साइड इफेक्ट है, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। यहाँ एक लड़की बकबक करके क्रिस्टिन का सर खा रही होती है। वो तंग आकर रेस्टरूम जाती है। उसे लगता है कि कोई उसके साथ है। वो एक दरवाजा खोलती है तो अंदर आना होती है। बिल्कुल वो चौंक जाती है और फिर खुद को उसी कमरे में उसी लड़की के साथ पाती है। वो समझ नहीं पाती कि उसके साथ हुआ क्या है। अब वो सच में रेस्टरूम जाती है तो वहाँ उसी तरह अना बैठी होती है। इसे भी 5 मिनट बाद का फ्यूचर एक्सपीरियंस हो चुका है। अब अना को भी जेरोम वार्न करता है कि इस बारे में किसी से डिस्कस मत करो। लेकिन अना एक्साइटमेंट में बाकियों को बता देती है कि मैंने 5 मिनट बाद फ्यूचर को देख लिया है। पर मार्कस नहीं बताता कि उसे भी ऐसा ही फील हुआ है। इनकी बातों को रोकने के लिए कार्टर आकर उन्हें सोने को कहता है। दूसरी ओर जेरोम फोन पर डॉक्टर लेटन को बताता है कि 2-3 हफ्तों में सब खत्म हो जाएगा। फिर वे उस आदमी की बात करते हैं जिसने मूवी की शुरुआत में खुदकुशी कर ली थी। वो आदमी जेरोम का साथी था, यानी वो दूसरा रिसर्चर जो सेमिनार में नहीं आया। उसके पास एक ड्राइंग थी
ड्राइंग शब्द सुनकर जेरोम घबराकर एक फाइल को देखता है। उसमें भी एक ड्राइंग होती है। अब जेरोम कॉल कट कर देता है, जिससे डॉक्टर लिटन को शक होने लग जाता है। वो तुरंत ड्राइवर से कहता है कि मुझे लैब लेके चलो। यहाँ आना रेस्टरूम में होती है कि अचानक उसे बाहर से चीखें सुनाई पड़ती है। वो ग्लास से देखती है तो कमरे में कोई गैस लीक हो रही होती है। सब तड़प कर मर रहे होते हैं। वो दरवाजे पर पीटती है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तब एक फ्लैश की तरह दिखता है और वो फिर रेस्टरूम में बैठी होती है। अब वो रियलाइज करती है कि ये साइड इफेक्ट बहुत ही खतरनाक है। फिर वो यहाँ से बचने के लिए गैस वाल को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ये अनब्रेकेबल है। इतने में कार्टर आकर उसे पकड़ लेता है। आवाज को सुनकर बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं। अना चिल्लाती है कि मुझे विजुअल्स आ चुके हैं कि तुम सब यहाँ मरने वाले हो। उसका मुंह बंद करने के लिए कार्टर उसको एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। अब डैन चिल्लाता है कि अगर वो यहाँ नहीं रहना चाहती तो जबरदस्ती क्यों करते हो। कार्टर बताता है कि इसे दवा लेने से साइड इफेक्ट हुआ है और इसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। बात को समझो। अब जेरोम कार्टर से कहता है कि अना को ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, इसे बांध कर रखो ताकि बाकी लोगों को कुछ ना बताए। अब मार्कस और क्रिस्टिन घबराकर यहाँ से बचने का फैसला करते हैं। डैन भी उनके साथ चला जाता है, लेकिन यहाँ के सारे दरवाजे लॉक्ड हैं। वे हर डोर को चेक करते हैं कि अचानक एक डोर खुलता है। शायद किसी ने अभी अभी इस डोर को एक्सेस किया है। वे बाहर निकलते हैं और उस कमरे को देखते हैं जहाँ वे बैठे हुए थे। दरअसल इस कमरे की सेटिंग ऐसी है कि बाहर से इस कमरे को देखा जा सकता है, लेकिन अंदर से बाहर का सीन नजर नहीं आता। और तभी अंदर कार्टर किसी को ढूंढ रहा होता है, पर वो बाहर खड़े इन तीनों को देख नहीं पाता। तभी अचानक कोई उसका गला काटता है और उनकी आंखों के सामने वो मर जाता है। ये लोग डर के बहुत कांपते हैं और तभी कोई दरवाजे की ओर आता है। ये कस के दरवाजा पकड़ लेते हैं और उसे लॉक करके तेज भागते हैं और बिल्डिंग के बाहर निकल जाते हैं। बाहर आंधी तूफान चल रहा होता है, बर्फ भी गिरने लगती है। इन्हें फॉलो करके रयान भी बाहर आ गया है। अब चारों डैन की कार की ओर भागते हैं। यहाँ ना स्ट्रेचर से हाथ छुड़ाकर उस कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि मार्कस मरा पड़ा हुआ है। उसे इल्यूजन होता है कि कई लोग पानी में डूबकर मर गए हैं। वो अचानक आंखें खोलती है तो उसी स्ट्रेचर से बंधी होती है। मतलब जो कुछ उसने देखा वो जल्द ही होने वाला है। यहाँ मार्कस सच बता देता है कि मुझे भी बिलार्ड खेलते वक्त फ्यूचर के शॉट का विजन दिख रहा था और बिल्कुल वैसा ही शॉट मैंने मारा और मैं हार गया। डैन कहता है कि अगर तुम्हारा विजन सच हुआ था तो अना का विजन भी सच होगा कि अंदर के सारे लोग मारे जाएंगे। हमें उन लोगों को बचाना चाहिए, लेकिन अब कोई भी उसके साथ वापस अंदर नहीं जाना चाहता। डैन फैसला करता है कि मैं कार किस लेके जा रहा हूँ, तुम लोग यहीं वेट करो। मैं जितने लोगों को बचा सकता हूँ बचा कर लेके आऊंगा, फिर सभी साथ में चलेंगे। ये सुनकर क्रिस्टीन और मार्कस भी उसके पीछे चले जाते हैं। अब कार में सिर्फ रयान बैठा है। डैन को वहाँ कुछ केमिकल्स मिलते हैं जिन्हें मिक्स करने से टॉक्सिक गैस बनती है। शायद अना के विजन में इसी गैस से सब मारे गए थे। यहाँ अना वाकई स्ट्रेचर से हाथ छुड़ाकर बाहर आती है और जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था, अंदर सभी लोग उस गैस को इनहेल करके मर रहे होते हैं। वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन डैन उसको रोक लेता है। अगर दरवाजा तोड़ दिया तो हम भी टॉक्सिक गैस से मारे जाएंगे। अना बताती है कि मैंने तुम सबको मरते हुए देखा था। अब मार्कस घबराकर उस पर चिल्लाता है, लेकिन क्रिस्टीन कहाँ है? वो अकेली बचने की कोशिश करती है और लॉन्ड्री वेंट में घुस जाती है, लेकिन वहां वो फंस जाती है। ये लोग पता लगा लेते हैं कि वो इस वेंट में है और आउटलेट की ओर भागते हैं कि शायद वो आउटलेट से बाहर निकलेगी, लेकिन क्रिस्टीन वेंट से बाहर नहीं आई थी। अब मार्कस अना पर चिल्लाता है कि अगर तुम्हें बचाने नहीं आते तो क्रिस्टीन को खोना नहीं पड़ता। अना को विजन्स आता है कि एक्सेस डोर ओपन है और क्लोज हो रहा है, मतलब इन्हें जल्दी जल्दी यहाँ से बिल्डिंग के बाहर जाना होगा। वे दरवाजे की ओर भागते हैं जो कि खुला हुआ है, लेकिन पास जाते ही वो लॉक हो जाता है। किसी ने इसे लॉक कर दिया है। वे लॉबी की ओर भागते हैं, लेकिन वो डोर भी लॉक्ड है। वे रियान को बुलाते हैं, लेकिन तूफान में उसे कुछ सुनाई नहीं देता। फिर वे सीसीटीवी चेक करते हैं कि शायद उसमें कोई रास्ता दिख जाए, लेकिन कुछ नहीं मिलता। अब वे डॉक्टर जेरोम को ढूंढने निकलते हैं कि शायद वो कुछ मदद कर ले। डॉक्टर लिटन लैब की ओर जा रहा होता है, लेकिन तूफान और बर्फ पड़ने से वो रास्ते में फंस जाता है। रियान लैब से कई इंजेक्शन की बोतल्स को चुरा लेता है। वो कार से बाहर निकलता है तो पास ही में एक गैरेज होता है। वहां उसे एक स्नो बाइक मिलती है, लेकिन उसमें चाबी नहीं होती। बाइक में एक बॉक्स के अंदर कुछ ड्राइंग्स होती है जिसमें कोई रियान की गर्दन पकड़कर मार रहा है। रियान अब डर जाता है। यहाँ डैन जेरोम के कमरे को ढूंढ लेता है। उसके सिस्टम पर वो कुछ वीडियोस देखता है जिसमें जेरोम अपने साथी के साथ पास्कल नाम के क्लिनिक ट्रायल वॉलंटियर को टेस्ट कर रहा है। ये साथी वही रिसर्चर है जिसने मूवी की शुरुआत में खुदकुशी की थी। पास्कल को इन्होंने दवा का हैवी डोज दे रखा था, जिसकी वजह से उसका दिमागी संतुलन खो गया था। उसे 5 मिनट के बाद का फ्यूचर नहीं बल्कि 6 महीने 1 साल बाद होने वाली घटनाएं विजन्स के तौर पर दिखने लगी। उसने ढेर सारी ड्राइंग्स बना के रखी हुई थी और उन ड्राइंग्स में बनाए गए सभी लोग एक एक करके मर रहे होते हैं, और वो भी ड्राइंग में बताए हुए तरीके से। इतने में रयान बाहर रखे हुए एक फोन से इंटरकॉम पर कॉल करता है। डैन बताता है कि यहाँ के सभी लोग मर चुके हैं, सिर्फ हम 3 अंदर फंसे हुए हैं। अब रयान उन्हें बिल्डिंग के अंदर रखे हुए एक वार्ड के बारे में बताता है जो उस गैस लीकेज से उन्हें बचा सकता है।
है। यहाँ तो मार्कस डैन से भिड़ जाता है कि तुम्हारी वजह से मैं यहाँ फंसा हूँ, वरना हम कब के बच निकलते। अना उन्हें लड़ने से मना करती है क्योंकि अना के विजन्स में साफ दिखाई देता है कि डैन और मार्कस दोनों ही मरने जा रहे हैं। तुम लड़ने के बजाय बचने का रास्ता सोचो। यहाँ रियान अपना फ्यूचर जानने के लिए खुद को ही एक डोज इंजेक्ट कर लेता है। ये तीनों अब बेसमेंट में उस वॉल्ट को ढूंढ लेते हैं, लेकिन जेरोम पहले से अंदर छुपा हुआ है। पास्कल के ड्राइंग के अनुसार जेरोम भी मरने वाला है, इसलिए वो वॉल्ट में छुपा हुआ है। उसकी मौत इनके हाथों भी हो सकती है, इसलिए वो इन्हें अंदर नहीं आने देता। वहाँ रियान इंजेक्शन ले लेता है और स्नो बाइक पर बैठता है, लेकिन पेट्रोल नहीं होता। वो डैन की कार से पेट्रोल निकालने जाता है, लेकिन अचानक कोई उसकी छाती पर चाकू घुसा देता है। अब वो रियलाइज करता है कि उसकी मौत ऐसे ही होने वाली है, इसलिए उसे कार के पास नहीं जाना चाहिए। वो गैरेज के अंदर चला जाता है, लेकिन वहां पर भी कोई उसे मार डालता है। ये दोनों ही रियान के विजन्स में थे। अब वो कंफ्यूज्ड है कि मैं कहाँ जाऊं। यहाँ जेरोम बताता है कि 6 महीने पहले हम पास्कल पर दवा टेस्ट कर रहे थे और उसका डोज ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा कि उसको 1 साल बाद की घटनाएं दिखने लगी। कुछ ही दिनों में वो एकदम साइको हो गया। उसने देख लिया था कि फ्यूचर में वो इन सारे लोगों का कत्ल करने जा रहा है, इसलिए उसने हर एक कत्ल का एग्जैक्ट स्केच बनाकर रखा हुआ था। यहाँ रियान हिम्मत करके कार से पेट्रोल निकालने जाता है कि सच में कोई उसको मार डालता है, बिल्कुल उसके विजन्स की तरह। लैब के अंदर मौत मंडरा रही है, लेकिन डैन और अना जरा रोमांटिक हो जाते हैं। ये देखकर तो मार्कस चिढ़ जाता है और डैन से लड़ने लगता है। मार्कस के पॉकेट में एक चाकू है जो गलती से उससे ही लग जाता है और इस तरह उसकी मौत हो जाती है। अब डैन और अना छत पर जाकर ऊपर से कूदने का फैसला करते हैं क्योंकि नीचे बर्फ है और उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगेगी। लेकिन कूदने के वक्त सिर्फ अना कूदती है, डैन वहीं खड़ा रहता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास जो मेरा जैकेट है उसी में कार की चाबी है, तुम कार लेकर जाओ और किसी से मदद मांगो, मैं उस पास्कल को खत्म करके ही आऊंगा। ये कहकर वो पास्कल को ढूंढता है। अना कार के अंदर रियान की लाश देखकर बिल्कुल चौंक जाती है। फिर वो कार को स्टार्ट करती है तो हेडलाइट ऑन होता है और सामने क्रिस्टीन की लाश दिखती है जिसकी मौत बहुत घिनौने तरीके से हुई थी। अब अना को याद आता है कि उसके विजन में तो क्रिस्टीन की मौत बाथरूम में हुई थी, यानी उन्हें आ रहे विजन 100% करेक्ट नहीं है। मतलब डैन के बचने के अभी भी चांसेस हैं। वो कार स्टार्ट करके लैब की ग्लास वॉल को क्रैश करके अंदर पहुंचती है। फिर वो जेरोम से पूछती है कि सच बताओ यहाँ हो क्या रहा है। मैं जान चुकी हूँ कि हमारे विजन 100% एक्यूरेट नहीं है, ये महज हमारे इल्यूजन भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ जो कत्ल हो रहे हैं वो सब पास्कल का विजन था। वो एक साइको है और उन विजन्स को सच मानकर वो उनकी ड्राइंग बनाता है। फिर उन ड्राइंग्स को सच प्रूव करने के लिए वो कत्ल कर रहा है। अगर हम पास्कल को खत्म कर देंगे तो ये सब कुछ रुक जाएगा, है ना। इस पर जेरोम कोई जवाब नहीं देता। अब अना दवा का ओवरडोज लेती है। जेरोम मना करता है, लेकिन वो डैन को बचाने के लिए ऐसा कर रही होती है। वो जान चुकी है कि दवा लेने के बाद फ्यूचर का विजन दिखता है, लेकिन अगर वो खुद को कंट्रोल करे तो उस घटना को रोक भी सकती है। ये कोई विधि नहीं है कि इल्यूजन की बात हमेशा सच होगी। अब अना को विजन आता है कि पास्कल डैन को मारकर स्विमिंग पूल में धकेल रहा है। उसे रोकने के लिए अना कोई वेपन लेकर जाती है, लेकिन जैसे अना को 5 मिनट बाद का फ्यूचर दिखता है, वैसे ही पास्कल को अगले 1 साल की सारी घटनाएं दिख चुकी थी। वो जानता है कि अना डैन को बचाने जरूर आएगी, इसलिए वो वक्त से पहले ही डैन की छाती पर चाकू मारकर उसे पानी में धकेल देता है। अना उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है। इतने में डॉक्टर लेटन लैब के बेसमेंट में पहुंच जाता है। जेरोम उसे अंदर खींचकर दरवाजा बंद कर देता है। वो बताता है कि यहाँ वो सब कुछ हो रहा है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी जेरोम नोटिस करता है कि दरवाजे के नीचे से पेट्रोल जैसा लिक्विड अंदर आ रहा है। इस बात को डॉक्टर लेटन नोटिस करता है और अपना सिगार नीचे फेंकता है और वो जगह तेजी से जलने लगती है। ये भी पास्कल का ही काम था। अब अना डैन को बाहर लेके आती है और तभी छत से पास्कल उन्हें देख लेता है। आखिर में डैन तो मर ही जाता है और तभी पुलिस कार से सायरन सुनाई पड़ते हैं। सुबह होती है और सिर्फ अना वहां से जिंदा बच पाती है। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी होती है खत्म। जब प्रकृति के बहाव के खिलाफ एक छोटा सा कदम भी उठता है तो उसका अंजाम बहुत गलत होता है। तो दोस्तों कैसी लगी मूवी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।